नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं आपके सामने विद दी सेकेंड पार्ट ऑफ माय डिस्कशन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एसएससी सीपीओ 2019 पेपर। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चंस 1 से लेकर 15 तक कराया था एंड आई टुक एग्जैक्टली 9 मिनट्स टू सॉल्व दोज 15 क्वेश्चंस। वो भी तब जब हमने सारा डिस्कशन और मैंने अपने थॉट प्रोसेस को वापस डिक्टेट किया एंड देन आई टोल्ड यू टू डू द क्वेश्चन। तो हम लोग उसी प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा हम प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं इस सेशन में। इस सेशन में 12 दिसंबर 2019 को जो पेपर पूछी गई थी सेकंड शिफ्ट में, उसके क्वेश्चंस 16 to 50 हम लोग करेंगे और टोटल टाइम हम देखें 9 मिनट्स भी ऐड कर देंगे पिछले सेशन के और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पेपर वाकई 30 मिनट में किया जा सकता है कि नहीं एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास सारा अवेयरनेस हो तो राइट। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी ये भी मैं आपको बताया था कि आपको कुछ होमवर्क करने पड़ेंगे। सो एम ऑफ दिस सेशन सॉल्व दिस पर विद 35 मिनट्स। आई एम गारंटिंग दैट ये 30 मिनट्स के अंदर हो सकती है, राइट। लेट्स सी, थोड़ा थोड़ा आधा मिनट इधर की आधा मिनट उधर, बट 30 मिनट्स के अंदर ये हो सकती है। अप्लाइंग टाइम सेविंग टेक्निक्स टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, ये तो हमारा एम है ही है। एंड डिसाइड विच क्वेश्चन टू लीव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके, सो हम लोग कैसे करेंगे इस सेशन को, जैसे कि मैंने आपसे कहा एस्पिरेंट्स वाइल गोइंग थ्रू दिस सेशन, जब जो भी आपको सेशन लेना है, ये सेशन में आपको खासकर आपको एक स्टॉप वॉच होना चाहिए कि हर सवाल में कितना टाइम लग रहा है वो देखिए। मैं भी स्टॉप वॉच से सॉल्व करूँगा और हर सवाल के वहाँ पे स्लाइड पे मैं लिख दूँगा कि कितने सेकंड में मैंने सॉल्व किया है। जब वो सवाल हो जाएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में किया था। तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये यहाँ पे मैंने कौन सा टाइम सेविंग टेक्निक अपनाया जिससे मेरा टाइम थोड़ा कम हो गया सॉल्व करने में। वो चाहे ऑप्शन से हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होंगे वो सवाल के डोमेन में ही होंगे, राइट। सो ये हमारा पर्पस होगा। रिक्वायरमेंट्स जो होगी वो तो मैंने आपको बताया, कंसेप्ट शुड बी क्लियर होनी ही है। 5 पेपर्स एटलीस्ट सॉल्व अटेम्प्ट करने चाहिए एसएससी सीपीओ के, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 5 पेपर, बट 5 पर करने से एक एबिलिटी आ जाती है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात, अपने मिस्टेक्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये अगर नहीं किया आपने तो फिर कोई मतलब नहीं है, चाहे आप इससे भी शॉर्टकट आपको क्यों ना कोई समझा दे, आप नहीं कर पाएंगे जब तक अपनी मिस्टेक को नहीं समझेंगे, आपने क्या गलतियाँ की थी, राइट। ये तीनों बातें को ध्यान में रख के हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। हमारा वही तरीका होगा, हर सवाल पे पहले मैं करूँगा, अपने स्टूडेंट वाले दिमाग लगा के टाइम लिखूँगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि मैंने यहाँ पे क्या तरीका अपनाया है, राइट। और कुछ बीच बीच में मैं जब मैं सॉल्व करता रहूँगा स्टूडेंट के हिसाब से, तो मैं आपको बताता भी रहूँगा कि मैं ये सोच रहा हूँ, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरा सोचने में जाएगा, जब मेरा सवाल हो जाएगा देन मैं आपको समझाऊँगा कि मैंने यहाँ पे क्या शॉर्टकट अपनाया है, राइट। तो विद दिस मेथड मैं बड़े आसानी से ऑल 50 क्वेश्चंस कर सकता था, सीधा समझा देता, काम ख़त्म हो जाता। लेकिन मैं वो तरीका नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को रियल बेनिफिट हो। सवाल का सॉल्यूशन देना ही बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, सवाल को उस कम टाइम में सॉल्व करने की एबिलिटी आना भी बुद्धिमानी की बात है, जो हम कई सारे ट्रेनर्स को शायद ना आती है, राइट। तो वो चीज़ें हमें समझनी चाहिए अच्छी तरह से कि हम स्टूडेंट्स में किस तरह से समझाएं कि स्टूडेंट्स समझ जाएं, राइट। अपनी बुद्धिमानी दिखाने में कोई यहाँ पे वो नहीं है कि हम कितनी जल्दी कर पाते हैं, राइट। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे कहा भी है कि एक स्टॉप वॉच है। सो दिस इज़ द मोबाइल एंड स्टॉप वॉच, एक वेबसाइट है ऑनलाइन स्टॉप वॉच, मैंने ऑन करके रखा हुआ है और देखते हैं कि हम हर सवाल कितने मिनट में कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस वन बाय वन। जब मैंने ये सब सारी मेथड समझा दिए, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तब हम इन सब मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो अब तक आपने नहीं समझा है तो एक बार देख लीजिए मैंने अब तक क्या क्या बात कही है, ओके। तो चलते हम अपने पहले सवाल की ओर, और हमारा स्टॉप वॉच अब शुरू होता है विथ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्पोर्ट्स इज 1,18 lakhs, तो स्पेंड ऑन टेनिस इज मोर देन एक्सपेंशन ऑफ गोल्फ बाय हाउ मच। तो टेनिस में कितना है, टेनिस में है इट इज़ 48 डिग्री एंड गोल्फ में 35, यानी कि डिफरेंस कितना, डिफरेंस इज 13 डिग्री। तो 13 डिग्री यानी कि 13 का मल्टीपल एक ही है, वो 65,000, आंसर इज 650,000। और देखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओनली 22 सेकेंड्स, नॉट इवन 22 सेकेंड्स। ये भी तब जब मैंने आपसे बात की,
कैसे किया मैंने, अब देखिए आप यहाँ पे है 1,18 लाख के करीब है पूरे स्पोर्ट्स में खर्च करता है। तो पूरे स्पोर्ट्स की वैल्यू कितनी है, पूरे स्पोर्ट्स की वैल्यू तो होगी 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्रीज की वैल्यू है 18 समथिंग जितनी है। तो टेनिस और गोल्फ में कितने डिग्री का फ़र्क है, टेनिस में है 48 और गोल्फ में है 35। सो 48 माइनस 35 की वैल्यू कितनी है 13 डिग्री। सो 13 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 13 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी, आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल तो होना ही होना है। और आपको बताई है कि 13 इंटू 5 65 होता है। तो ओनली ऑप्शन जो 13 का मल्टीपल है वो ये है। और वैसे तरीका क्या है कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री की वैल्यू होगी, इसको आप 360 से डिवाइड कर दें और उसे 13 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। क्लियर? सो ओनली 20 seconds, not even 20 seconds, right? So the answer for this question is ऑप्शन नंबर डी एंड इट टुक 22 seconds। हम क्या करेंगे, हर सवाल के बाद हम हर स्लाइड पे हम लोग टाइम लिखते हुए जा रहे हैं और लास्ट में जब आएगा तो हम लोग टोटल टाइम ऐड करके देखेंगे कितने मिनट में हमने किया है सवाल, सारे सवालों को। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रीसेट करते हैं अपने टाइम को और फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पे 5 इसको करें 11, 77 में से 7 गया 70, 70 और 7 ऊपर में आएगा करीब 87 के आसपास। और यहाँ पे 7 इंटू 8 यानी कि 56 से थोड़ा ज़्यादा, और ये आया 10 और 29, सो टोटल आया 85 के आसपास। नीचे में भी जितना ऊपर में उतना, यानी कि आंसर होगा 1। हार्डली 24 सेकेंड्स अगेन, इसको करने में हार्डली 24 सेकेंड्स लगते हैं। अब हम लगाएंगे हमने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया है, क्या किया हमने, कितनी जल्दी ये सवाल हो गया। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि हम जब सवाल देखते हैं तो हमें ऑप्शंस भी देखना चाहिए। हम यहाँ पे देखो, हमने 4 ऑप्शन है, सारे ऑप्शन होल नंबर में, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉइंट वाइंट कुछ भी आ जाए, आंसर तो होल नंबर में ही आना है, राइट? अगर नन ऑफ दीज रहता तो मैं ये सब लिबर्टी नहीं ले सकता था, ये सब मैं चांस नहीं ले सकता था, लेकिन ये नन ऑफ दीज यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैं ये चांस ले रहा हूँ, राइट? तो बच्चों आप लोग ये समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ जिससे मैं थोड़ी जल्दी कर पा रहा हूँ। देखो आप 5 को 55 से काटा तो 11 हो गया, 11 इंटू 7 77 हो गया, 77 में से 7 गया कितना हो गया 70 हो गया, और 70 प्लस 17 87 हो गया। तो ऊपर में लगभग 87 के आसपास है, ये तो तय है। अच्छा, नीचे में जब आप डिनोमिनेटर में देखते हो तो इस पोर्शन को देखिए, ये 1 से कम है और इसकी मल्टीप्लाई भी जो नंबर हो रही है 1 से कम से ही हो रही है, यानी कि ये जो नंबर है ये इसकी कोई, इसका होना ना होना लगभग बराबर ही है, इनसिग्निफिकेंट है, ये बहुत ही छोटी नंबर है, लेकिन यहाँ पे मैटर कर रही है। अब आपको बॉडमास का रूल पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन होगा, तो डिवीजन अगर मैं करता हूँ तो 42 डिवाइडेड बाई 6 इज 7, 7 इंटू 8 लगभग 56 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ग्रेटर देन 56। और ये कितना हो रहा है, ये 10 एंड 22 99 1/10 यानी कि 29 के आसपास है, ये 56 और ये 29, तो कुल मिला के नीचे में कितना हो गया 85 से थोड़ा ज़्यादा ही नंबर है, और ये भी 87 के आसपास ही है, यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगभग एक जैसे नंबर्स हैं, तो ऑप्शन क्लोजेस्ट ऑप्शन तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे अगर आपने सॉल्व किया है, जैसे कि बाकी कई सारे करते हैं, समझाते भी है करने के लिए, सॉल्व अगर आपने किया है तो आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है, राइट? मैं आपको सीधा बता दूं, अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या हो सकता है, तब आपकी प्रिपरेशन सही नहीं, आपको फिर से अपनी प्रिपरेशन की तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज़ द वे टू अटैक दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम अपना टाइमर फिर से रीसेट करते हैं एंड लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे स्टूडेंट से भी कहूँगा, जब मैं टाइमर स्टार्ट बोलूँ स्टार्ट, तब आप अपना टाइमर शुरू कीजिए, देखिए आप कितने टाइम आप लगाते हैं, राइट? So let's start the timing for the next question. So a minus b is itna, a square plus b square is 45. What is ab? So you know that a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab, यानी कि 45 minus 2ab that is equal to 25. तो 2ab हो गया 20, ab हो गया 10, आंसर हो गया b। हमारा टाइम खत्म, 17 सेकेंड में हमारा सवाल हो गया, राइट?
ये हमारा सवाल हो गया, इट इज़ अराउंड 17 सेकेंड्स। कैसे किया हमने, इट इज़ a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज़ 45 माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 25। तो 2ab इज इक्वल टू 45 माइनस 25 यानी कि 20, तो ab इज इक्वल टू 10। सो हार्डली इट टेक्स 15 से 17 सेकेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जहाँ पे आपको ना समझ में आए प्लीज़ पॉज कर ले वीडियो को और फिर समझने की कोशिश करें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा टाइमर शुरू होता है अब। So salaries of Raju and Peter are in the ratio 3:5, so 3:5। राजू की सैलरी अगर 2500 इंक्रीज कर दिया जाए और पीटर की सैलरी भी 2500, देन इट बिकम्स 11:15। तो बताइए पीटर की सैलरी क्या होगी। तो पीटर की सैलरी अगर 2500 होती है, अगर मैं 3500 रखता हूँ तो ये हो गया 6000, राइट। तो अगर दिस इज़ 3500, सो दिस इज़ 2100, सो 2100 प्लस 20 4600, यानी कि ये नहीं होगा, right। 2500 5000, this is also not possible। okay, 4000 अगर मैं करता हूँ तो ये 2400, this is also not possible, so this is the answer। it takes around 43 seconds to do the question, वो भी तब जब मैं सारे ऑप्शंस को देखूँ तब। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कितनी जल्दी मैंने करने की कोशिश की है। ओके, सो राजू एंड पीटर की सैलरी की रेशियो है 3:5। क्लियर। इफ़ द सैलरी ऑफ ईच इज़ इंक्रीज बाय 2500, यानी कि राजू की अगर 2500 इंक्रीज़ कर दी जाए और पीटर की अगर 2500 इंक्रीज़ कर दी जाए, तो देन द सैलरी बिकम्स 11/15। हमें पीटर की सैलरी निकालनी है, राइट। तो अब आप देखिए, अगर मैं पहला ऑप्शन 3500 रखता हूँ, तो अगर ये 3500 होगा तो ये 700, तो ये 2100 होगा। तो 2100 अगर राजू होता है तो राजू का 2100 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, तब ये होता है 4600। तो 4600 कोई भी किसी भी हालत में 46 11 का मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर ये होता है आपका 2500 तो ये कितना होगा 500, ये 1500 होगा। तो 1500 में 2500 जोड़ो कितना हो जाता है, ये होता है 4000, और इसकी रेशियो 11 होनी है। तो किसी भी हालत में 11 से 4000 नहीं कट रहा है, विच मीन्स दूसरा ऊपर वाला ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, अगर ये 4000 होता है, अगर पीटर की सैलरी अगर मान लीजिए 4000 होती है, तो ये 60% यानी कि 2400 होगा। और अगर 2400 में 2500 मैंने ऐड किया दूसरी इक्वेशन में, तो ये बनता है कितना 4900। और अगर ये 4900 बनता है तो 4900 यानी कि 49 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि रेशियो 11:15 होनी चाहिए, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो चौथा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं, चौथा ऑप्शन होना ही होना है, राइट। अब आप ये चेक करना मत शुरू कर दिए कि चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। जब तीन ऑप्शन नहीं हुआ, आप श्योर है, तो चौथा ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़िए, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हम अपने टाइमर को रीसेट करते हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 16√2 + 16, यानी कि ये हो गया आपका x और ये x, तो ये √2x ओके आइसोसेलेस है। तो √2x + 2x इज इक्वल टू, आपको एरिया निकालना है, सो 16 × √2 + 1, सो x √2 × √2 + 1, तो ये 16 ये तो कट जाएगा, यानी कि x होगा 8√2, यानी कि एरिया होगा हाफ × 8√2 × 8√2, यानी कि ये कट गया 64। आंसर हुआ ऑप्शन इज बी, एंड द क्वेश्चन टुक 34 सेकेंड्स टू डू, राइट। अब हमने इस सवाल को किया कैसे, ध्यान से देखिए आप। मैंने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक 90 डिग्री ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं। तो अगर ये x है और ये x है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, x² + x² का अंडर रूट, यानी कि √2x हो गया।
तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी पेरीमीटर होगी √2x प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू √2 प्लस 1, राइट। तो अगर हमने √2x यहाँ पे कॉमन लिया तो 1 प्लस √2 हो गया, तो दैट इज ऑल्सो, अब आप यहाँ पे आप इसको यहाँ से काट दीजिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 16/√2 यानी कि 8√2। तो इस साइड की वैल्यू 8√2, इसकी भी वैल्यू 8√2, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि हाफ इंटू एक्स यानी कि x²/2, यानी कि 8√2 का स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर यानी कि 2/2, ये कट गया विच इज 64 देन। सो ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, इतनी तेज़ी में आप सोचेंगे तो होगा क्वेश्चन, ओके राइट। और हम लोग कर सकते हैं अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो अगर हम ऑप्शंस देखना शुरू कर दें, अगर हम सब कुछ अवेयर हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल बनाने में अपना लाइफ में पता है, राइट। सवाल से ऊपर भी है कुछ चीज़ें, जैसे कि ऑप्शंस हैं, राइट, जैसे कि कुछ डेटा है वो देखने की कोशिश करें और उसके बाद सवाल करने की कोशिश। अगर वो एबिलिटी आ जाएगी तो आप मेरे सेशंस वगैरह करेंगे तो मैं ये सब सारी चीज़ों पे मैं ध्यान देता हूँ, राइट, जब हम लोग सवाल करते हैं तो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपना टाइमर रीसेट करते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If the total amount of the expenditure of company is x times the expenditure on transport, so transport is 12.5% and total expenditure is 100%, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 12.5 यानी कि 8 टाइम्स है, which means the answer is 8 and the question is done in around 19 seconds। सब कुछ देखना और मार्क करना, it takes hardly 19 seconds। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज x टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ये सारे वैल्यूज जो परसेंट में है, ये भी मैंने देखा है यहाँ पे, तो अगर सबको ऐड कर देंगे तो 100% तो होना ही होना है, ओके। एंड ट्रांसपोर्ट की वैल्यू कितनी है, 12.5%, तो 100 12.5 का कितना टाइम्स आपको वही तो निकालना है और कुछ तो करना नहीं है। तो अगर ये 25 होता तो ये 4 गुना होता, तो ये अगर इसका हाफ है तो यानी कि ये यहाँ पे डबल हो जाएगा, विच मीन्स इट विल बी 8 टाइम्स, सीधी बात। So answer is 8 times and hence the answer for this question is 8, right? So this is, it takes 19 seconds to do the question, okay। So let's move on to the next question। हम अपने टाइमर को रीसेट कर लें और हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम यहाँ पे देखते चलें कि हम सॉल्यूशन भी, मैं आपको सॉल्यूशन भी समझा रहा हूँ कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ और उसके बाद मैं सवाल कर रहा हूँ, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट द टाइमर स्टार्ट। देयर इज अ 15% डिस्काउंट ऑन 8 शर्ट्स मार्क 96, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी बॉट विथ 5100। सो एक शर्ट की प्राइस कितनी होगी, 1200। सो 1200 का 15% यानी कि 85% ही लगेगा। एंड टोटल हमें कितने शर्ट चाहिए, तो इतने चाहिए, ये तो कट गया, ये 17 5 17 3, so this is 6, this is 5 is the answer and hence answer is 5। it takes hardly 28 seconds to do the question, not even 28 seconds। कैसे किया हमने, 8 शर्ट्स की प्राइस है 9600, हमें पता करना है कि 5100 में कितने शर्ट आएंगे, तो 1 शर्ट की प्राइस कितनी होगी, 1 शर्ट की प्राइस होगी 9600/8 यानी कि 1200, राइट। तो 1200 का 15% डिस्काउंट यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 85% यानी कि 0.85 हो जाएगी। ये एक शर्ट का प्राइस हुआ सेलिंग प्राइस, तो इतने रुपए में कितने शर्ट आएंगे। अब देखो ये तो कट गया आपका, अब 51/0.85 जो होगा वो 51 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अगर चाहो तो 8500 यानी कि ऊपर में फिर 100 कर दो, तो ये 3 एंड ये 5, 3/5 ऑफ 100 यानी कि कितना हो गया, इट इज़ 60। ऊपर में 60 और नीचे में 12, तो 60/12 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 5। क्लियर। तो एक शर्ट का प्राइस 1200 का 85% होगा, ये हो गया आपका मार्क प्राइस, और ये आपका हो गया टोटल प्राइस जो आप पैसे दे रहे हैं, तो हमें 5 शर्ट मिलेगी,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने सॉल्व करने की कोशिश की और मुझे ये पता है कि 17 3 51 एंड 17 5 85 होता है। बस ये आपको पता लग जाए, दैट्स इट, सवाल हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने टाइमर को रीसेट करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move on to the next question. So angle of elevation of ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 66.5 meter away from the wall. तो पहले मैं डायग्राम बना लूँ जल्दी से। तो ये आ गया आपका 60 डिग्री और दिस इज 6.5 मीटर, ये वॉल है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है, इसकी वैल्यू h है, मान लो h बाई 6.5 दैट इज इक्वल टू 6.5 बाई h, यहाँ पे छोटी सी गलती, दैट इज इक्वल टू 1/2, सो h इज इक्वल टू 13 मीटर। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एंड हेंस द टाइम टेकन इज 38 सेकेंड्स। राइट, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, ये लैडर है, ये वॉल है, और ये जो लीन कर रहा है लैडर, इसका फुट जो है वो इसके बेस से 6.5 मीटर की दूरी पे है। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसको मैंने h माना। तो cos 60 क्या होता है, दिस बाई h। देखो मैं यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती की, जो कि नॉर्मल सी बात है, स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं, राइट। सो नॉट टू वरी, लेकिन अपने आप को मैंने संभाल लिया यहाँ पे, तो मैंने फट से यहाँ पे 6.5 बाई h लिख लिया। So 6.5 by h that is equal to 1/2, so h will be equal to 13 meter. So answer for this question is 13 meter. Clear? तो हम लोग इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने टाइमर को रीसेट करते हैं, और चूंकि हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, इससे हमारा 4-5 सेकेंड एक्स्ट्रा लग गया। ओके, बट एनीवे कोई प्रॉब्लम, अब हम अपने पूरे लक्ष्य पे हैं अपने। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने टाइमर को रीसेट करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Start. Let's move on to the next question. The pie chart given here shows the country's expenditure on various sports during a particular study. The pie chart, ठीक है, हॉकी की बास्केटबॉल से कितनी ज़्यादा है, तो हॉकी का कितना है 65 डिग्री, बास्केटबॉल का कितना है 50 डिग्री। तो 65 50 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, और बास्केटबॉल को बेस यानी कि 50 रखना है इंटू 100, 15 बाई 50 यानी कि इट इज़ 30%। आंसर इज 30% एंड द टाइम टेकन इज 27 सेकेंड्स। ध्यान रहिए, सारे टाइम हम ऐड करेंगे, इसलिए मैं हर स्लाइड पे लिख रहा हूँ। सो इट इज़ अराउंड 27 सेकेंड्स। हमने कैसे किया, हॉकी की एक्सपेंस जो है, एक्सपेंडिचर, वो बास्केटबॉल से कितनी ज़्यादा है। तो हम मान लेंगे अगर ये कुल जो है वो अगर सबको ऐड करें, सारे डिग्रीज़ में है, तो सर्कल की ये जो एंगल होती है वो 360 की होती है। ओके, तो इसमें से इसकी वेटेज है 65 डिग्री और इसकी वेटेज है 50 डिग्री। तो बेसिकली आपको ये बोल रहा है या ये पूछ रहा है कि 65 50 से कितना परसेंट ज़्यादा है, बस इतना ही पूछ रहा है आपसे। तो 65 डिग्री 50 डिग्री से कितना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा कितना है तो 15 ज़्यादा है। किसको बेस में रखेंगे, बास्केटबॉल से, तो हमें डिनोमिनेटर में बास्केटबॉल को रखना पड़ेगा। सो 15 बाई 50 इंटू 100 दैट इज़ इक्वल टू 30%। अगर आप 15 बाई 65 करेंगे, राइट, इंटू 100, तो इसकी आंसर जो, इसका जो वैल्यू होगा वो, अगर आप बेस सही से नहीं रखा और हॉकी को आपने रख दिया, तो आपका ये आंसर आएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो अराउंड 25% से थोड़ी कम है, राइट। तो वो ऑप्शन तो यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ है, लेकिन ये गलतियाँ करते हैं बच्चे, और चूंकि यहाँ पे जब वो 65 लिख देंगे तब वो घबरा जाएंगे और इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्लियर, राइट। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अपने टाइमर को रीसेट कर लें प्लीज़, और आप लोग भी अपना टाइमर रीसेट करते चले, और सारे क्वेश्चंस का टाइम ज़रूर लिखते चले कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, राइट। तो जब आपको सवाल जब मैं कर लेता हूं, तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आप फिर से इस क्वेश्चन को कीजिए और देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है करने में, राइट। वो टाइम को आप ज़रूर नोट कीजिए बिफोर। अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हर एक सेकेंड का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। क्लियर, तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़
टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 18 और 24 कैल्शियम ले लेते हैं, यानी कि 72 लीटर्स ले लेते हैं। तो इसकी रेट है 4, इसकी रेट है 3 लीटर। एंड आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी बी क्लोज टैंक इज फुल इन 12 मिनट्स, आफ्टर एक्स मिनट्स। तो एक्स मिनट से तीनों भरेंगे, यानी कि 7x, एंड अगले 12 माइनस एक्स मिनट तक सिर्फ पहला भरेगा, यानी कि दिस वन, इसकी इक्वल टू 72 हो गया। सो इट इज़ 48, सो 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8, यानी कि आंसर होगा 8। सो सी आंसर होगा। इट टेक्स अराउंड 37 सेकेंड्स टू डू द क्वेश्चन अगेन। क्लियर? अब कैसे किया हमने? टू पाइप्स कैन ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो हम लेट अस अज्यूम कि हम टैंक की कैपेसिटी है, टैंक की कैपेसिटी हम ले लेते हैं, इट इज़ अराउंड से 72 लीटर्स। सो टैंक की कैपेसिटी है 72 लीटर्स। ओके, सो टैंक की कैपेसिटी अगर 72 लीटर्स है, सो इफ़ यू सी 72 लीटर्स 18 मिनट्स में 72 लीटर्स, यानी कि 1 मिनट में ये भरता है 4 लीटर, एंड 1 मिनट में ये भरता है 3 लीटर। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे? 7 लीटर। तो मान लो x मिनट्स के बाद अगर ये भरते हैं, x मिनट्स तक दोनों चलता है और उसके बाद b को बंद कर दिया जाता है, तो x मिनट्स तक दोनों भरेंगे, तो 7 के हिसाब से x मिनट्स में इतने लीटर्स भरा, 7x लीटर्स। और उसके बाद जब बंद हो जाता है तो सिर्फ अगले 12 माइनस x मिनट्स तक सिर्फ पहला वाला चलता है, जिसकी रेट है 4 लीटर्स पर मिनट। तो 4 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से 12 माइनस x मिनट्स में इतनी टंकी भरेगी, और x मिनट से ये दोनों भरते हैं तो 7x भरते हैं। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विच इज 72 लीटर्स। सो अगर मैं इसको ऐड सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू आती है 8, एंड हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 मिनट्स। ओके, एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया वो भी आप देखते चले। मैंने यहाँ पे जो ही मैंने देखा सवाल यहाँ पे, सो 18 और 24 का मैंने एकदम एलसीएम ले लिया, विच इज़ 72 लीटर्स, एंड 72 लीटर्स जो ही मेरा आ गया तो बस उसके बाद काम खत्म। 4 लीटर्स पर मिनट, 3 लीटर्स पर मिनट, सो 7 लीटर्स, 7x, x मिनट से 7x, एंड 4 इंटू 12 माइनस एक्स, ये दोनों को ऐड करके टंकी की पूरी कैपेसिटी ले ली। राइट, तो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीसेट करते हैं अपने टाइमर को और हम एग्जाम के पर्पज से करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट करते हैं। x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 2599, तो x माइनस 1/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? इट इज़ 259601 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी 51। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 51, यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 49। 49 का स्क्वायर रूट इज 7, आंसर इज बी, एंड द टाइम टेकन इज 35 सेकेंड्स, एंड दैट टू वो भी तब जब हमने यहाँ पे इतना हमने वो लगाया, वो भी हमने तब जब इतना डिस्कस किया। बिना डिस्कस किए करते तो और भी कम टाइम लगता। राइट, कैसे किया हमने देखो आप। x4 प्लस 1/x4, सो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 2599। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कर देते हैं और प्लस 2 कर देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, तो इधर भी मैं 2 ऐड कर दूंगा, ये कट गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2601। तो इसका ये स्क्वायर रूट क्या होगा? इट इज़ 51, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, राइट, दैट इज इक्वल टू 51। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी 49।
तो इसकी स्क्वायर रूट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7. सो इट टेक्स अराउंड 35, नॉट इवन 30, इट विल नॉट टेक इवन 35 सेकेंड्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो. वो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, राइट, जो कि पूछी गई थी 12 दिसंबर 2019 की सेकेंड शिफ्ट में क्वांट के पार्ट में. ओके, हम अपने टाइमर को रीसेट करते हैं, सब कुछ एक साथ करते चलते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट द टाइमिंग. So what is the ratio of the total expenditure on salary and interest on loans to total expenditure infrastructure and transport? So infrastructure and transport ये कितना हो गया, ये हो गया 32.5, and to the salary and loans, तो salary कितना है 20 and loans it is 37.5. ये रेशियो होगी, इसको डबल करो कितना होता है 75, ये होता है 65, ये होता है 15, ये होता है 13. आंसर इज 15 to 13 and it take around 29 seconds to do this question. Right? कैसे किया हमने? Total expenditure on salary and interest on loans. So salary and interest on loans. So salary पे कितना परसेंट है, 20%, interest on loans 17.5. तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 + 17.5, इतना हो गया इन दोनों पे. तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर 20 और ट्रांसपोर्ट 12.5, तो नीचे में कितना होगा 20 + 12.5 विच इज़ 32.5. तो यही रेशियो आपको निकालना है, परसेंटेज की ही रेशियो निकालनी है. ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना अमाउंट है, राइट. भले ही टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर रुपी टर्म्स में नालने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ का रेशियो ही आपसे पूछ रहा है. तो वो रेशियो पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का रेशियो होगा, राइट. ये बात आपको समझनी चाहिए यहाँ पे इस सवाल को करते टाइम. ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 75/65 विच इज 15/13 इज द आंसर. ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम अपने टाइमर को फिर से रीसेट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The HCF and LCM of two numbers are 8 and 48. If the ratio of two numbers is 2:3, the larger of two numbers क्या होगा? ओके, तो 48 यानी कि 48 का फैक्टर क्या क्या है यहाँ पे, 16 है, 24 है. 48 तो हो नहीं सकता है, 18 भी हो नहीं सकता है, तो 16 और 24 में दोनों है. इनमें से बड़ा कौन सा है, 24 है, तो ऑप्शन से ही हो गया 24. इट हार्डली टेक्स अराउंड 20 सेकेंड्स. ओके, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. वैसे फॉर्मूले से अगर मैं करूं तो फॉर्मूले से क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर LCM इनटू देयर HCF. तो एक नंबर को मैंने लिया 2x, एक को लिया मैंने 3x, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 8 × 48. तो 6x² इज इक्वल टू 8 × 48. तो x² इज इक्वल टू 8², 8 × 8. तो x इज इक्वल टू 8. सो इफ x इज इक्वल टू 8, then we can say दो नंबर 2x will be equal to how much, 2x will be equal to 16 and 3x will be equal to 24. Hence the answer for this question is 24. राइट, ये हमारा शॉर्टकट हो गया. लंबा तरीका हो गया बेसिकली, और शॉर्टकट तो हमारा 20 सेकंड्स है. हमने यहाँ पे ऑप्शन से कैसे किया, हमने देखा यहाँ पे कि HCF LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 48. तो कोई भी एक नंबर जो होगी वो LCM के बराबर तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि HCF कुछ ना कुछ है. अगर 1 होती तो अलग बात होती, अगर 1 नहीं है तो विच मीन्स जो भी नंबर होगी वो 48 से तो कम ही होगी. एट द सेम टाइम 48 की फैक्टर भी होगी, तो 48 से कम हो गया और 48 से फैक्टर हो गई, तो ये दोनों हो गया. अब इन दोनों में से बड़ा नंबर जो भी है, दोनों फैक्टर हैं, इनमें से जो बड़ा नंबर है क्योंकि लार्जर पूछ रहा है तो यही आंसर हो गया, सीधी बात है. क्लियर. तो हमें इस तरह से अगर सोचेंगे तो हम लोग हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका है थोड़ा फास्ट हो जाएगा. और वैसे लंबा तरीका तो हमारा यही है. ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर LCM HCF के बराबर है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं. क्लियर. तो इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर. टाइमर को फिर से रीसेट करते हैं
And let's move on to the next question. Let's see the timing. Yes, a shopkeeper has announced a rebate of 40% on the price of TV sets at the time of sale. If the purchaser needs to have a rebate of 26,400, how many TV sets each costing 6,000 should he purchase? So 6,000 का 40% कितना होता है 2,400. तो 2,400 डिवाइडेड बाय 26400 यानी कि होगा, ये होगा आपका 11 होगा. आंसर इज 11 एंड हेंस इट अगेन टेक्स अराउंड 25, नॉट इवन 25 सेकेंड्स. वो भी तब जब हमने डिस्कस किया. अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका है इस सवाल को करने का, और सीधा आप ऑप्शन देख के ही इस क्वेश्चन को मार्क कर देंगे, राइट. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें. A shopkeeper has announced 40% rebate on the price of TV sets at the time of sale. If a purchaser needs to have a rebate of 26,400, तो 26,400 की उसे टोटल रिबेट चाहिए, और इंडिविजुअल रिबेट जो है वो उसकी कितनी है 6,000 का 40% यानी कि 2,400 रुपये. ध्यान से देखो, ये 264 जो है ये 11 से डिविजिबल है. कैसे? क्योंकि सम ऑफ द इसको अगर मैं भूल जाऊँ 264 के बारे में सोचो तो ये 11 का मल्टीपल है. कैसे? इसका ऑड प्लेसेस, ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम कितना है 2 + 4 6, और ये इवन प्लेस ये भी 6, तो इसका माइनस करते हैं 0, यानी कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है. यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल तो होना ही होना है, अनलेस एंड अनटिल डिनोमिनेटर में अगर 11 का मल्टीपल होता तो. लेकिन डिनोमिनेटर में 6,000 का 40% है विच इज़ 2,400, जो कि किसी भी हालत में 24 11 का मल्टीपल तो है ही नहीं. इस 00 के बारे में भूल जाओ. 24 अगर 11 का मल्टीपल नहीं है विच मीन्स जो भी हमें करना है वो न्यूमरेटर के साथ ही करनी है, यानी कि 11 का मल्टीपल तो होना ही होना है आंसर को, और एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल वो है 11. तो अगर आप इस सवाल को और देखेंगे ध्यान से तो मुझे नहीं लगता इस सवाल को करने में हार्डली 10 सेकेंड के आसपास होगा, राइट. अगर वो भी नहीं चलती है, अगर आप इस तरीके से भी करते तो भी हार्डली इट टेक्स अराउंड 25 सेकेंड्स, अगर आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी ठीक ठाक है, ओके टाइप से, राइट. तो आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को. ओके, सो 25 सेकेंड्स इज अ टाइम इट टेक्स, राइट. अगर हम इसे कंजर्वेटिव और थोड़ा सॉल्व करें तो हार्डली 30 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने टाइमर को रीसेट करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इफ द टोटल अमाउंट spent on sports in the year is 240, then the amount spent on cricket and football together was now how much? So cricket is 80 degree and football is 52 degree. So 80 plus 52 is how much? 132 degree, और टोटल इज 360 डिग्री. तो 360 डिग्री की वैल्यू है 240, तो 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 80 होगी. तो 80 से ज़्यादा ही ऑप्शन होगा. एट द सेम टाइम 132 यानी कि 11 का मल्टीपल है, विच मीन्स अगेन दिस इज द आंसर. अगेन इट टेक्स अराउंड 34 सेकेंड्स. कैसे किया हमने, कैसे इतनी तेज़ी से की, राइट. तो देखो आप यहाँ पे, इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स इन द ईयर वाज 2,24,000 समथिंग समथिंग. हमें इतने, ये सब जीरो से कोई मतलब है ही नहीं, राइट. इन सब जीरो से कोई, सिर्फ हमें इतने से मतलब होना चाहिए, 240 रुपीज़. ओके, इतना ही आप सोचो. तो क्रिकेट और फुटबॉल सब मिला के कितना होता है, इनकी डिग्रीज कितनी है? 80 डिग्री और 152 डिग्री, यानी कि कुल मिला के 132 डिग्री है. और इस सर्कल की पूरी वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री. तो 360 डिग्री की वैल्यू है 240. तो 132 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये निकालना है, राइट. तो 240 बाई 360 इंटू 132. तो अगर मैं इसे कट करूँ तो 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, सो इट इज़ 44 एंड 44 इंटू 2 इज़ 88. तो 88 इज़ 88 समथिंग. दिस इज़ द आंसर. थोड़ा और मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया था, मैंने 360 डिग्री की वैल्यू ली, 240 डिग्री. मैंने यह ध्यान रखा कि 132 है, यानी कि 11 का मल्टीपल. जब मैंने 11 का मल्टीपल देखा तो मेरे दिमाग में या तो ये ऑप्शन आ गया या तो ये ऑप्शन आ गया. ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं.
और जब मैंने देखा 120 डिग्री 80 डिग्री 80 के बराबर है और 11 का मल्टीपल भी और 80 के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है। ये सोच थी मेरी जब मैंने अपने से किया था। जब मैंने आपको समझाया तो 360 डिग्री की वैल्यू 240 रुपये, 132 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम करें तो हमारा थोड़ा नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी देखना। अब देखो जब मैं सवाल ये कर रहा हूँ तो मैं पैरेलली ऑप्शंस भी देख रहा हूँ, राइट। ये भी एबिलिटी होनी चाहिए धीरे धीरे करके। ये प्रैक्टिस आएगी कि जब आप सवाल करें तो सीधा आप एक ही दिशा में मत सोचें। जब सवाल कर रहे हैं तो सवाल के साथ साथ ऑप्शन भी है वो भी देखते चलें। दोनों चीज़ एक साथ होगा तो ही सवाल जल्दी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। वरना आप सॉल्व करते जाओगे और ऐसा ही टाइम जाता जाएगा। क्लियर और नॉट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम टाइमर को रीसेट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, a circular wire of diameter 77 is form of rectangle whose length is 142% of its breadth। तो लेंथ जो है वो 142% ऑफ ब्रेड्थ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया होगा 1.42 b इंटू बी, यानी कि 1.42 b स्क्वायर। तो एरिया होगा ये, तो यानी कि इसमें 142 को 2 से 71 तो रहता ही है, 71 का मल्टीपल यही है, ऑप्शन होगा ये। अगेन इट टेक्स हार्डली 30 सेकेंड्स और हमें इन सब की कोई ज़रूरत पड़ी भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑप्शन देखा और इस ऑप्शन से मैंने इस सवाल को यहाँ पे किया है। कैसे किया आप देखो। सबसे पहली बात, इसे हम प्रॉपर तरीके से कैसे करें। हम कहते हैं लेंथ इज इक्वल टू 1.42 b। ओके, तो जब मैंने सर्कुलर वायर को बेंड करके एक रेक्टेंगल बना दिया है तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो रेक्टेंगल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। रेक्टेंगल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो रेक्टेंगल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो यानी कि अगर इसकी ये है b तो ये 1.42 b होगा। तो ट्वाइस ऑफ दिस वन, ट्वाइस ऑफ 1.42 b plus b is equal to circumference which is 22/7 into 77। तो अगर मैं 77 ये 11 कर देता हूँ, सो 2.42 b is equal to, ये भी आपका कट गया, इट इज़ 11, इट इज़ 121। सो b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू होगी 50, राइट। एंड a की l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू हो गई 71। तो एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 71 इंटू 50 यानी कि 3550। ये तब जब मैंने इस चीज़ को काम में लगाया। अब मैंने, आप देख रहे हो मैंने इन सब चीज़ों को, कोई भी चीज़ को मैंने काम में नहीं लगाया। मैंने इस 77 का भी मैंने हेल्प नहीं लिया। कैसे? मैंने देखा कि लेंथ की वैल्यू जो है वो ब्रेड्थ की 1.42 टाइम्स है। 142% में इतना मतलब कितना हो गया? 1.42 टाइम्स है। तो एरिया कितना हो गया? लेंथ हो गई 1.42 b, तो एरिया हो जाएगा 1.42 b स्क्वायर, 1.42 b इंटू बी यानी कि 1.42 b स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 142 के हिसाब से सोचूं, उसे 2 से डिवाइड दूं तो लगभग 71 होता है। यानी कि ये 71 का, इसका जो एरिया होगा वो 71 का मल्टीपल होगा। अब देखो इस, अगर आप इस ऑप्शन को 5 से डिवाइड, अगर आप सारे के सारे 5 से डिविजिबल है ही है, इसको अगर आप 5 से डिवाइड देते हो तो ये होता है आपका 7, 5 7 या 5 1, यही एक नंबर है जो 71 का मल्टीपल है। अगर आप इसको 5 से देते हो, इस ज़ीरो को हटा के, तो ये तो 5 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 345 हो रहा है, 345 को करते हाफ 345 हो रहा है, 69 हो रहा है, एंड 362 को करते ये नहीं जा रहा है। ओनली ऑप्शन जो 71 से जा रही है या जिसको 5 से डिवाइड करने पे 71 का कुछ ना कुछ आता है, वो ऑप्शन है सी। यही चीज़ को मैंने काम में लगाया जब मैंने सवाल को फर्स्ट टाइम किया, और तब जब मैंने ये किया तो मुझे इस 77 की ज़रूरत तक नहीं पड़ी। यही आपको चीज़ देखनी पड़ेगी, यही जो मैं कह रहा हूँ कि आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप और स्मार्ट बन जाओगे। क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से हम सवाल करेंगे। ओके, let's move on to the next question and let's start a timer।
क्यूबोडल टैंक हैज़ 25 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, 25 लीटर्स यानी कि 25 मीटर क्यूब. सो इट इज़ L इंटू डेप्थ इज़ L by 5 इंटू L by 8 यानी कि L क्यूब इज इक्वल टू 40 यानी कि 1000 यानी कि 10 हो गया. ऑप्शन हो गया. इट अगेन टेक्स अराउंड 50 seconds टू डू दिस क्वेश्चन. कैसे किया हमने लेंथ लिया, हमें लेंथ निकालना है. हमें डेप्थ है, डेप्थ इज़ 1/5 ऑफ इट्स लेंथ, तो यानी कि L by 5. अगर लेंथ है L तो इसकी हाइट है L by 5 और इसकी ब्रेड्थ है L by 8 क्योंकि 1/8 है. इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो L क्यूब बाई 40 इज इक्वल टू 25. सो L क्यूब इज इक्वल टू 1000. जो ही मेरा आ गया मैंने ऑप्शन फटाक से मार्क कर दिया, विच इज़ 10. आंसर इज 10 मीटर्स, राइट. तो ये आपको थोड़ा सा पेस में थोड़ा चलना पड़ेगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइमर को रीसेट करते हैं and let's move on to the next question. Yes, a tank is filled by 4 hours by 3 pipes A, B and C. Okay, so B is thrice as fast as A. यानी कि A की अगर x है तो B को लगता है x by 3 और C को लगता है x by 6. तो 6 by x plus 3 by x plus 1 by x is equal to 1 by 4 यानी कि 10 by x is equal to 1 by 4. X is equal to 40. How much will A? It is 40. Option is the answer and hence the answer is 37 seconds it take. क्या किया मैंने? पाइप C, 3 पाइप हैं A B C जो 4 घंटे में भर रहे हैं. C is twice as fast as B and B is thrice as fast as A. यानी कि अगर A को टाइम लगता है x आवर्स, तो अगर इसकी थ्राइस है तो इसका 1/3 टाइम लगेगा यानी कि x by 3 आवर्स लगेगा. एंड C is twice as fast as B यानी कि इसका भी आधा लगेगा. तो x by 3 का हाफ क्या होता है? x by 6 लगता है यानी कि C को टाइम लगेगा x by 6. तो विच मीन्स इसका उल्टा क्या होगा? एफिशिएंसी 6 by x प्लस 3 by x प्लस 1 by x. 1 घंटे में तीनों मिलके भरते हैं और 1 घंटे में तीनों मिलके भरते कितना है? 1 by 4 क्योंकि टोटल वो 4 घंटे में भरते हैं. तो इट इज़ 10 by x इज इक्वल टू 1 by 4. तो x की वैल्यू हो गई 40. सो इट इज़ 40 आवर्स एंड हेंस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन सवाल की ओर और टाइमर को हम फिर से रीसेट करते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ओके, इफ टू सम्स देयर, ये दो फाइनेंस कंपनीज हैं P and Q और ये इन्वेस्ट कर रही हैं. ओके, टू सम्स आर इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ 1999. सो 1999 में 10 and 8. सो 2000 में कितना मिलेगा? सो 9 का 10%. सो 9 into 10 and 10 into 8 यानी कि 9:8 is the answer. C is the answer. 25 seconds it took to do this question. सिर्फ और सिर्फ डेटा हमने ध्यान से देखा, हमारा काम हो गया. डेटा ध्यान से देखना है, थोड़ा ग्राफ को अच्छी तरह से समझना है, अपने आप ही हो जाती है. ओके, 2 different finance companies declare a fixed annual rate of interest on the amount invested by investors with them. The interest rate declared by these companies can vary from year to year depending on the variation in the country's economy and the interest rate of banks. The annual rate of interest ये दिया हुआ है. अब मान लो इसमें कह रहा है कि 2 सम इन्वेस्ट किया गया 9 और 10 के रेशियो में, यानी कि अगर P में इन्वेस्ट किए गए 9 रुपये, मान लो 90 रुपये, तो Q में इन्वेस्ट किए गए 100 रुपये. 99 में 1999 में तो P का इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%. 99 में 10% मिलता है, विच मीन्स P का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%. और Q का मिलेगा, इट इज़ 8%. ओके, तो अगर मैं इसी का रेशियो तो आपको निकालना है, तो इस परसेंट को हटाओ, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है. इस डबल ज़ीरो को हटाओ, इसका भी कोई नहीं मतलब बनता है. तो बेसिकली आपको करना क्या? आपको करना है 9 into 10
बाई 10 इंटू 8, यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। जो भी पैसा है 9 को इस 10 से मल्टीप्लाई करो, इस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख दो, इतना ही तो करना है। सो आंसर इज 9:8 एंड सी इज द आंसर। क्लियर, राइट। तो ये करने में आपको थोड़ा डेटा देखना है। यहाँ पे मेरा टाइम कहाँ पे गया, मेरा गया टाइम यहाँ पे, इस दोनों डेटा को मैंने अच्छी तरह से देखा 9 और 10, और इस चीज़ को मैंने देखा 10 और 8। बस इतना मैंने जब देख लिया तो मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना। सो 9 इंटू 10 बाई 10 इंटू 8, सो दैट मेक्स द आंसर। आंसर इसका आ जाता है 9:8 का। क्लियर, ओके। हम चलते हैं, अपने रीसेट करते हैं टाइम को और हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A single equivalent discount of 3 successive discounts of 10 and 16 and 25% is equal to how much? 100 का लेते हैं, 100 का 10% यानी कि 90, 90 का 16% यानी कि इट इज़ 14.4 यानी कि 75.6, और 75.6 का 25% यानी कि 18.9 विच इज़ इक्वल टू 56.7 यानी कि हो गया इट इज़ 43.3। ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, राइट। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे, हम इसे कई सारे तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स को करने के लिए आपका टाइम जो जाएगा, कहाँ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। इट टेक्स हार्डली 27 सेकेंड्स टू डू द क्वेश्चन। जो टाइम मेरा आया यहाँ पे, कैसे किया मैंने, पढ़ने में जो टाइम लगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, तो 100 रुपये लिए मैंने, 100 का 10% कितना होता है, 90 हो गया। 90 का फिर 16% लेना है, तो 16 आपको पता है 16 इंटू 9 कितना होता है, वो होता है 144। तो 16% ऑफ 90 यानी कि 14.4 होगा। तो जब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ये होता है आपका 75.6। इसका आपको 25% लेना है, यानी कि इसका आपको 1/4 लेना है। 1/4 कितना होता है, 4, 18 एंड दिस इज 9, तो इतना ही होगा। तो माइनस किया, इट इज़ 56.7। जब मेरा 75.6 में अगर आपने 18 भी कर दिया यहाँ पे, जब आपका यहाँ पे 57 के आसपास आ गया है, तो आप तब एक गेस मार के यहाँ पे 43.3% लिख सकते हैं। ये भी तब जब आप बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 5 पेपर सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, थोड़े से आप थोड़े से प्रोफेशनल बन जाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि 75.6 आ गया है, इसका मुझे अब से 25% यानी कि 1/4 लेना है। तो 1/4 कितना होगा, ये 4 9s एंड इट इज़ 18.9। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आता है और 76 भी आप लेते हो, तो 76 का 19 कितना, 19 होगा ना। तो 76 माइनस 19 कितना होगा, इट इज़ 57 हो गया। तो जो भी होगा 100 में से 57 अगर माइनस करेंगे तो 43 के तो आसपास ही आएगा। भले ही ऑप्शन क्लोज है, लेकिन 43 के आसपास तो एक ही ऑप्शन होगा, 43.3%। इसे ही आपको लिख देना है और तो कुछ नहीं करना है। क्लियर और नॉट? सो इस तरीके से आप सोचेंगे तो इट बिकम्स मच ईजियर टू डू द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी देखने में लग रहा है बहुत मुश्किल, लेकिन ये बहुत आसान है। स्टार्ट हमने अब किया है, सो 3-4 सेकंड की लेट हो गई, खैर ऐड कर देंगे। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 88 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 11 सेंटीमीटर वाइड। तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। रेक्टेंगुलर शीट इज height is equal to the width of the, so height is 11 centimeter, right, and it is 2 pi r, so it is 2 into pi r is equal to 88, so r is equal to 44/7 r is equal to 14 centimeters, so it is pi 22/7 into 14 square into 11 का मल्टीपल यहाँ पे बी ऑप्शन है। आंसर इट टुक अराउंड 38 seconds to do the question। कैसे किया हमने ये क्वेश्चन, देखो ये और भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 11 का रूल, कंडीशन की एक नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है वही देखना है। व्हाट इज़ द कंडीशन एंड 4 डिजिट नंबर, क्योंकि देखो सारे 4 डिजिट्स हैं। तो अगर A B C D अगर 4 डिजिट का नंबर है, तो कंडीशन क्या है, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, इनका डिफरेंस जो होगा
इनका डिफरेंस, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो उसको जब मैंने बेंड किया एक सिलेंडर बनाया, तो रेक्टेंगल का जो मैंने सिलेंडर बनाया तो उसकी हाइट जो है वो उसकी विड्थ के बराबर, यानी इसकी हाइट जो होगी वो तो 11 सेंटीमीटर ही होगी, राइट। हाइट होगी 11 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर? वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 11 होता है। ये बात तो तय है। ओके, अब देखो आप यहाँ पे, और इसका जो लेंथ है वो सिलेंडर के सरकमफ्रेंस के बराबर है, राइट। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 पाई आर जो होगा वो 88 के बराबर होगा। 2 पाई आर 88 यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, तो 44/7 आर इज इक्वल टू 88। सो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर, तो यानी कि अब जो यहाँ पे पड़ेगा वो 14 स्क्वायर पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे 20, अब आपका नंबर क्या बना? 22/7 इंटू 14 स्क्वायर इंटू 11। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑप्शंस देखना शुरू करो। आपको ये पता है कि ये तो कट जाएगा, यानी कि ऊपर में जो होगा वो 11 का मल्टीपल तो होना ही होना है, यानी कि इसमें से जो भी ऑप्शन है 11 का मल्टीपल है, वही हमारा आंसर है, राइट। तो हम 11 का मल्टीपल देखते हैं। इसका और इसका सम कितना होता है? 14, और इसका सम होता है 12, तो 14 माइनस 12 ये कितना हो गया? ये 2 हो गया, ये तो नहीं चलेगा। 6 + 7, 7 + 6, 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो एक तो ये है। कोई और भी ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। 6 + 4 10, 5 + 6 11, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं जमेगा। 6 + 8 14, 7 + 6 13, 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं जमेगा। द ओनली ऑप्शन जिसमें सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन एंड ऑड प्लेसेस की वैल्यू 0 है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑप्शन। क्लियर? सो इट इज 38 seconds इज द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर और नॉट? और कोई इसमें कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ को अच्छी तरह से लिख रहा हूँ और सवाल सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ, और फिर मैं ऑप्शन भी देख रहा हूँ, राइट, क्योंकि हम एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, हम कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, हम एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर इज 6776 एंड टाइम इज 38 seconds। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं, अपना टाइमर को रीसेट करते हैं। 38 seconds टाइमर को फिर से रीसेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 3 9 18 में से 8 गया 10, यानी कि 66। नीचे में चाहे कुछ भी हो जाए 66, दिस इज 15, 3 9 6 यानी कि हो गया 11। ऑप्शन इज 17 seconds to do this question. The option is D option, राइट। तो कैसे किया हमने? इस क्वेश्चन को भी हम चाहे तो हम ब्रेक दे के बीच में ही हम ख़त्म कर देंगे। कैसे? सिर्फ न्यूमरेटर देखो, 56 + 2/3 ऑफ 27 माइनस 8, ये कितना हो गया? 3 9 2 और 9 18, 56 + 18 माइनस 8 इज 66, यानी कि ऊपर में आ गया 66। नीचे में चाहे कुछ भी आ जाए, ऊपर में 11 का मल्टीपल तो आना ही आना है, अनलेस एंड अनटिल कोई डेसिमल वाला है। अब वो उसका चांस बहुत कम लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये 15 आ रहा है, 5 3 ये कट रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो एक होल नंबर आएगा, वो एक होल नंबर आएगा। तो 66 से डिविजिबल होने वाला यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? ऊपर में जब 66 आ गया है तो मैं नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत तो है भी नहीं। जब हमने 66 देख लिया है तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन है जो 66 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है? वो है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। सो 11 इज़ द आंसर, एंड हेंस इसीलिए मेरा टाइम यहाँ पे कम लग रहा है कि सिर्फ 17 सेकेंड्स में ही मैं ये कर पा रहा हूँ। क्लियर और नॉट? समझ आई बात?
सो दिस इज़ द वे जब आप करते हैं। जब मैंने यहाँ पे कर लिया है तो अब मुझे डिनोमिनेटर देखना होगा जिससे मेरा टाइम बचे। क्लियर? सो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये थोड़ा लंबा सवाल लग रहा है। 12 सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेम साइज आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो 12 इंटू हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू 7/2 स्क्वायर इंटू 28। तो ये तो कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो 8 हो गया। 8 आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर बाई 4 इंटू 28 यानी कि 7। तो 7 क्यूब, सो आर इज इक्वल टू 7 क्यूब बाई 2 क्यूब यानी कि आर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। So it is B is the answer, and hence 47 seconds it took to do the question. Okay, so 47 seconds to do the question. Right? किया कैसे मैंने? 12 सॉलिड हेमिस्फीयर्स, 12 सॉलिड हेमिस्फीयर, 12 हेमिस्फीयर है। 12 सॉलिड हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी है? 2/3 पाई आर क्यूब। सो 12 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब दैट इज इक्वल टू, एक सर्कुलर सिलेंडर बनाए यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हम इसको हम 7/2 का होल स्क्वायर कर देंगे यानी कि 7 स्क्वायर बाई 4 कर देंगे इंटू एच। एच इज़ 28 सेंटीमीटर। पाई कट गया तो एक आर क्यूब है यानी कि किसी तरह क्यूब एक आनी चाहिए। तो ये 4 7 से ये तो क्यूब आ गई है, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर मैं कर देता हूँ तो ये 8 आ जाता है यानी कि ये 2 क्यूब होता है। 2 क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 7 यानी कि 2r इज इक्वल टू 7। सबने क्यूब रूट हमने ले लिया यहाँ पे। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू हो गई 3.5 सेंटीमीटर। आंसर इज 3.5 सेंटीमीटर। राइट? तो आप देखो, अगर आप सवाल थोड़ा सा ग्रुप में आ जाते हो तो बड़े आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। ओके, let's move on to the next question. Let's reset the timer. The diameter of a cycle wheel is 126 centimeter. The cyclist takes 16.5 minutes to reach the destination at a speed of 72 kilometers per hour. ठीक है, तो कितने revolutions लगाएगा? तो 72 kilometers per hour को अगर मैं meters per second में करूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 16.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 60 सेकेंड्स। ये टोटल डिस्टेंस चलता है ये मीटर में। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी है डायमीटर। एक रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? एक रेवोल्यूशन में इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 22/7 इंटू 1.26। ये भी मीटर में आ गया, तो ये इतने ही रेवोल्यूशंस होंगे। ओके, अब मैं इसे करूँ तो कैसे करूँ? तो ये हो गया आपका, ये तो 20 हो गया। सो 20 इंटू 16.5 इंटू 60 by this is 0.18, 22 into 0.18। तो अगर मैं करूँ तो ये 3, this is 4, so this is 60, so 9, 60 into 60 36 and 900 by 0.18 यानी कि 18 into 100 यानी कि 55,000 आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा। ये टाइम, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गया। इट्स अराउंड 79 सेकेंड्स के आसपास लगा इस क्वेश्चन को करने में, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। तो एक साइकिलिस्ट 16.5 मिनट में पूरा डेस्टिनेशन चलता है, उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर्स पर आवर। तो 72 किलोमीटर्स पर आवर को मैंने मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो 72 इंटू 5/18 कितना होता है? ये होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 20 मीटर्स पर सेकेंड। कितने सेकंड के लिए चलता है? इतने मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये डिस्टेंस जो आएगा, ये डिस्टेंस आएगा उसका मीटर में आएगा डिस्टेंस। तो 20 इंटू 16.5 इंटू 60 ये मीटर में आ गया। राइट? और इसका सर्कमफ्रेंस कितना है? 22/7 इंटू हाउ मच इट इज़ 1.26, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कर दिया। बस उसके बाद करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगती। इसको आप 0.18 कर दो तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसमें। राइट? सो 79 सेकेंड्स आप इसको डिवाइड करके
आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अपने टाइमर को रीसेट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी इज 2.8 करोड़, ठीक है, तो बताइए डिफरेंस एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड टैक्सेस। एडवर्टाइजमेंट कितना है 15, टैक्सेस कितना है 10, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। और सैलरी कितनी है 20, तो 20 की वैल्यू है 2.8, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, इसका 1/4 यानी कि 0.7, तो 70 के आसपास होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो दिस टेक्स अराउंड 24 सेकेंड्स टू डू द क्वेश्चन। इससे बात प्रूव होती है कि एक टाइम कंज्यूमिंग के क्वेश्चन के बाद एक आसान सवाल ज़रूर आती है, राइट। एक और बात यहाँ पे निकल के आ गई, राइट। तो ये एक जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका एक वो रहता है, एक धर्म रहता है कि जब वो एक स्पीड ब्रेकर दे, जैसे कि पिछला सवाल स्पीड ब्रेकर था, तो ये सवाल उन्होंने आसान दे दिया जिससे मेरा टाइम बच गया। ओके, तो इस सवाल को हमने किया कैसे, सैलरी की वैल्यू कितनी है 20%, और हमें निकालना क्या है टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट एंड टैक्सेस, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड टैक्सेस। एडवर्टाइजमेंट का 15 है और टैक्सेस का 10 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5%। तो 20% की वैल्यू है 2.8, 20% की वैल्यू है 280 लाख, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसका 1/4 है, तो ये भी 1/4 यानी कि 70 लाख ही होगा। दैट्स इट। सो 70 lakhs इज द आंसर। क्लियर और नॉट, तो ये हो गया आपका 70 lakhs, राइट। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये तो पता है कि थीटा जो होगी वो 45 डिग्री तो होनी है। तो साइन 45 यानी कि 1/√2, 1/√2 का होल 4 कितना होगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। लेट्स साइन 4 थीटा, ओके, सो थीटा इज 45 डिग्री, सो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का होल 4, इट इज 1/2 का स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर एंड 1/2 का स्क्वायर, इट इज 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 होगा इसका आंसर। मुझे लगता है इसका सवाल कुछ और था, इसका सवाल था साइन 4 थीटा था शायद, प्लस कॉस 4 थीटा था। लेट्स, अगर ऐसा रहता सवाल तो क्या रहता, साइन 4 थीटा, थीटा के वैल्यू साइन 180, सो 180, तो इसके ऑप्शंस वैसे गलत हैं, इसका आंसर होगा 1/2, राइट। अगर साइन 4 थीटा इस तरह की बात हो रही है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना होगा, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, तो 1/√2 का होल 4 कितना होता है, 1/√2 का होल 4 होता है 1/2 का स्क्वायर, सो इट इज़ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, इट इज़ 1/4 प्लस 1/4, इट इज़ 1/2, राइट। तो मुझे लग रहा है कि इस सवाल, ये जो सवाल है इसके ऑप्शंस वैसे गलत हैं, तो ऐसे हो भी सकते हैं, कोई बात नहीं। आपने इसमें टाइम वेस्ट किया, हमारा करीब 1.5 मिनट 1 मिनट टू करीब 2 मिनट के करीब चला गया यहाँ पे, राइट। लेकिन ऑप्शंस अगर गलत हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, राइट। सो करीब के करीब 2 मिनट हमारा वेस्ट हो गया इसमें बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बट स्टिल मुझे लेट्स द करेक्ट आंसर विल बी वैल्यू विल बी 1/2। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, जब हमने टाइम पॉज कर दिया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा जो होगी वो कॉस थीटा के बराबर होगी, तो टैन थीटा जो होगी वो 1 होगी, यानी कि थीटा तो 45 डिग्री होना ही होना है। सो 1/√2 का होल 4 एंड 1/√2 का होल 4, सो इट इज़ 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2, सो इसका आंसर होगा 1/2। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके ऑप्शंस वैसे गलत हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीसेट द टाइमर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हमने किया है।
नो, देयर इज नो सच थिंग. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. What is the sum of the greatest 3-digit number and the smallest 4-digit number such that their HCF is 23? तो 3-digit नंबर 999, इसको अगर मैं 23 से डिवाइड दूँ तो कितना होता है 92, 79, 369 यानी कि 10. तो एक नंबर हो गया 989 और दूसरा हो जाएगा इसमें 23 1012. तो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1. तो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन. इट्स अराउंड 29 सेकेंड्स टू डू द क्वेश्चन. कैसे किया हमने वो एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर सच दैट देयर HCF इज 23, यानी कि जो भी दो नंबर्स होंगे वो 23 से डिविजिबल होंगे. तो हम 999 ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर, इसको हम अगर 23 से डिवाइड देते हैं तो 23 से डिवाइड देते हैं तो 92 होता है. तो 79, 23 3 जा 69, तो 10 रिमाइंडर बच गया. यानी कि एक बार 10 माइनस करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर हो गया. और इसमें अगर मैं 23 ऐड कर दूंगा तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हो गया. ये दोनों नंबर्स जो होंगे वो 23 से डिविजिबल होंगे. इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2001 एंड हेंस द ऑप्शन इज 2001. सो इट टेक्स 29 seconds टू डू द क्वेश्चन. ओके राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइमर को रीसेट करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस ओके 2.4. अगर मैं इस सवाल को देखूं सीधा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2.4, इसका स्क्वायर रूट भी 2.4 के आसपास आएगा. ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन. अगर मैं देखूं इस सवाल को हार्डली हम 10 सेकंड में कर रहे हैं. अब कहोगे इतनी जल्दी कैसे हो गई इस सवाल को करने में. ओके ये हमने कैसे किया, इतनी जल्दी हमने कैसे किया. देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर रूट जो होगा हमें पता है कि 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है. जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो भी 24 या 2.4 या कुछ भी ऐसा ही होना है. अगर मैं इसको भी स्क्वायर करता हूँ और इसको भी स्क्वायर करता हूँ तो इधर भी 5.76 आएगा और इधर भी इसको भी स्क्वायर करूँगा 0.00576 इंटू वाई आएगा. तो कहीं से भी कोई और नंबर ये और ये कट के तो ये 1 ही के टर्म्स में आएगी. विच मीन्स ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो ये सब नंबर्स होंगे. जो सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर होगा 1000 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. कैसे मैं आपको फिर से बता दूं. अगर आप इसे लंबे तरीके से करते हैं, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे बोथ साइड्स स्क्वायर करता हूं तो ये कितना हो जाता है 0.00576y और इधर भी स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा 5.76. तो y की वैल्यू कितनी होगी 5.76 बाई 0.00576. तो ये अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये 1000 हो गया. सवाल यहाँ पे ये है कि हमें इतना ना करके हम सिर्फ सवाल देख के हम ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. कैसे, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो ये भी 5.6 बनता है और इसको बस स्क्वायर करूँ तो ये भी 576 कुछ ना कुछ बनेगा. अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 5.76 बाई 576 चाहे कितना भी डेसिमल हो, कुछ भी ज़ीरो नीचे हो या ऊपर हो या कुछ भी हो, बनेगा तो ये 1 से ही शुरू होने वाला ऑप्शन. और 1 के बाद सिर्फ ज़ीरोज़ का ही खेल है और तो कुछ है ही नहीं. क्लियर और नॉट. तो अगर यहाँ पे ऑप्शन 10,000 होता या 100 होता तो हम सोचते, तो हमें ट्रिकी क्वेश्चन होता. लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि 1 से शुरू होने वाला और बाकी सब ज़ीरोज़ ही होंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सी ऑप्शन. क्लियर और नॉट. हेंस इट टेक्स ओनली 10 seconds टू डू द क्वेश्चन, नॉट इवन 10 seconds. अगर आप वैल्यूज देखें तो नॉट इवन 10 seconds टू डू द क्वेश्चन. ओके टाइमर को रीसेट करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 times ऑफ ए सैलरी इज़ 5 times ऑफ बी सैलरी, यानी कि ए और बी की सैलरी का रेशियो जो है वो 5:2 है और बी और सी का रेशियो 4 times सी बी सैलरी इज़ ट्वाइस द सी सैलरी, यानी कि बी इज़ टू सी की सैलरी जो है वो 2:4 है. ओके सो व्हाट इज़ ए सैलरी. सो ए बाई बी है 5/2 एंड बी बाई सी है 1/2.
सो ए बाई सी होगी 5/4, सी की सैलरी है 1600, सो ए की सैलरी होगी 2000. ए इज द ऑप्शन एंड इट टेक्स हार्डली 34 seconds टू डू द क्वेश्चन. ओके, सो A is to B is 5:2, B is to C is, अब देखो 2 times of A salary is equal to 5 times of B salary. तो जब मैंने 5 और 2 और 5 इधर देख लिया है, यानी कि A और B की सैलरी का रेशियो जो होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी कि 5/2 तो होना ही है. उसी लॉजिक से 4 and twice है, यानी कि B by C का सैलरी का रेशियो जो होगा वो 2/4 होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2. हमें A बाई सी की वैल्यू क्या होगी? A बाई सी की वैल्यू होगी A बाई बी इंटू बी बाई सी. तो कट गया, इट इज 5/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/4. क्लियर? C की सैलरी है 1600, तो A की सैलरी होगी 2000. सीधी बात है. सो आंसर इज 2000. क्लियर और नॉट? ओके, टाइमर को रीसेट करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Vaibhav can do a piece of work in 16 days. He works there for 15 days and Sandeep alone finishes the remaining work in 30 days. यानी कि 15 days में कितना काम होता है? 1/4. तो 3/4 काम जो होता है वो 30 days में होता है, राइट? तो विच मीन्स वो पूरा काम कितना करेगा? 40 days में करेगा. तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे? यानी कि 40 और 60 का हमको एलसीएम कितना होता है 120. 120 बाई 40 का 3, 60 का 2, विच इज़ 24 days. आंसर इज बी ऑप्शन. हेंस it takes hardly 30 seconds to do the question. 31 seconds precisely. only 31 seconds लगते हैं इस सवाल को करने में. ओके, कैसे किया हमने? 60 दिन में वैभव काम करता है, तो यानी कि 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में 15/60 यानी कि 1/4 काम करेगा. तो इसका मतलब बाकी के 3/4 काम जो है वो संदीप करता है. तो 3/4 काम अगर वो 30 डेज में करता है तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा? तो ये कट जा रहा है यहाँ पे, तो विच मीन्स 3/4 काम 30 डेज यानी कि 1/4 काम 10 दिन है, पूरा काम वो 40 डेज में करेगा. अब जब मेरे पास दो नंबर्स आ गए 40 और 60, तो हमने एलसीएम ले लिया. एलसीएम हमने कामों का एलसीएम कितना होगा? 40 और 60 का एलसीएम हो गया 120 यूनिट्स. ठीक है, तो वैभव की एफिशिएंसी कितनी होगी? 120/60 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे. संदीप की एफिशिएंसी कितनी होगी? 120/40 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे. तो वैभव और संदीप की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 यूनिट्स. तो 120 यूनिट्स करने में कितना टाइम लगा? 24 डेज. अगर आपको एलसीएम का कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं. इट टेक्स हार्डली 31 seconds to do the question and hence the time is 24 days. Okay, let's move on to the next question. Yes, let's start the timer. √2 sin 60 minus alpha is equal to 1. तो sin 60 minus alpha कितना होगा? 1/√2, यानी कि 1/√2 हो गया आपका sin 45. तो alpha हो गया 15, ऑप्शन हो गया. It's hardly 12 seconds to do the question. कैसे किया हमने? √2 sin 60 minus alpha is equal to 1. तो sin 60 minus alpha is equal to 1/√2 यानी कि sin 45. तो 60 minus alpha हो गया 45, तो alpha हो गया 60 minus 45 यानी कि 15 degrees and hence the answer for this question is option number C. कितना टाइम लगा हमें? 12 सेकेंड टाइम लगा. ओके, हम टाइमर को फिर से रीसेट करते हैं. हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ये सवाल थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा है. एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 4 lakhs इन कंपनी क्यू इन द ईयर 2000. ओके, इन द ईयर 2000. तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? क्यू की है 9%. आफ्टर 1 इन 2001 में वो कितना करता है? वो पी में डालता है. तो पी की कितनी है? 6%. तो कितना कमाएगा वो? तो अब हम इसे बुद्धि से करेंगे. 4 लाख का 9% यानी कि 9 + 6.5 है ये. 9 + 6.5 + 9 × 6.5/100 यानी कि 15.5
प्लस, मैं इसे पहले सॉल्व कर लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, इट इज़ 0.585 यानी कि 16.085, 16%, 64, सो 64,000 एंड प्लस कुछ और 85, 340, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इट टेक्स 69 सेकंड्स टू डू द क्वेश्चन, वो भी तब जब मैंने आप इतना किया है। वैसे इससे भी शॉर्टकट तरीके में हो जाएगा। कैसे करेंगे हम, कैसे किया करेंगे हम, बहुत जल्दी ये सवाल हो जाता है अगर आप देखोगे ध्यान से तो। ओके, ध्यान से देखो आप, 4 लाख उसने पहले क्यू में लगाया 2000 में, तो क्यू में जब लगाता है 2000 में तो क्यू की इंटरेस्ट रेट कितनी है, क्यू की इंटरेस्ट रेट है इट इज़ 9%। क्यू की इंटरेस्ट रेट है 9% एंड पी की इंटरेस्ट रेट है 6, फिर वो लगा के पी में लगाता है जिसकी इंटरेस्ट रेट है 6.5%। तो बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ, एक पैसा जो 4 लाख है वो पहले 9% ब्याज देता है और फिर उसके बाद और 6.5% ब्याज देता है, यानी कि 2 सक्सेसिव इंक्रीजेज हो गई। अब 2 सक्सेसिव इंक्रीजेज ऑफ 9 एंड 6.5, एक सिंगल इंक्रीज कितना होगा, तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, तो एक का है 9% और एक का 6.5%, तो हम करेंगे 9 प्लस 6.5 प्लस 9 इंटू 6.5 बाई 100, तो ये कितना हो गया, 15.5 हो गया एंड ये आपका हो गया इट इज़ 0.585 यानी कि 16.085। इतना करने के बाद आपको अब आपको तो आपको 4 लाख में 16.085% ऑफ 4 लाख आपको ऐड करके जो वैल्यू आ गई वही आपको मार्क करना है। अब देखो इसका भी शॉर्टकट है, 4 लाख तो आपको रहेगा ही रहेगा। 16% ऑफ 4 लाख कितना होता है, 64,000 होता है। 16% ऑफ 4 लाख कितना हो गया, 16% ऑफ 4 लाख इज 64,000। ठीक है, तो 4 लाख 64,000 तो होना ही होना है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो फटाक से हट गए। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो मार्क करना है। अब देखो जो भी नंबर आएगा वो 4 से तो डिविजिबल होना ही होना है। 4 लाख में 4 लाख कुछ हो रहा है, तो यानी कि 4 से डिविजिबल तो होना ही होना है। तो जब 4 से डिविजिबल होना है विच मीन्स इन दोनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन जो 4 से डिविजिबल है वो हमें मार्क करना है। अब देखो इसके लास्ट 2 डिजिट्स है 40 और इसके लास्ट 2 डिजिट्स है 30, तो ये नंबर तो श्योरली 4 से डिविजिबल नहीं है। भले ही इसमें 4,64,000 है लेकिन फिर भी ये 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। ध्यान से इस बात को ध्यान से दीजिए कि 4 लाख में होगा, 4 लाख का ही मल्टीपल होगा और 16% और ऐड होगा, तो 64,000 जब हमने कर दिया है तब हम इस ऑप्शन को मार्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 लाख यानी कि 4 का मल्टीपल तो होना ही होना है, 4 का मल्टीपल होना है और 4,64,000 से ज़्यादा होना है, तो एक ही ऑप्शन है वो है 4,64,340। राइट, तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमारा काम थोड़ा बन जाएगा, थोड़ा जल्दी होगा। यहाँ पे हमने सक्सेसिव परसेंटेज लगाना, पहले 9%, 9% और 4 लाख निकाल के जो वैल्यू आएगी उसका फिर हम 6.5% निकालेंगे, तो हम सीधा हम एक सिंगल इंक्रीज हम निकाल लेते हैं और इसका हम 4 लाख पे कैलकुलेट कर देते हैं। दैट्स इट, ख़त्म हो गया खेल, कुछ नहीं है सवाल में। राइट, दिखने से लग रही थी कि बहुत तोप सवाल है लेकिन है ही नहीं कुछ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और हम स्टार्ट करते हैं इन द ओके। सो ए प्लस बी प्लस सी, ओके, तो इस सवाल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 18 यानी कि 9 इंटू 81 माइनस 54, दिस इज 27, इट इज 243 is the answer and A is the answer. 35 seconds is the time it took to solve the question.
तो हमें फॉर्मूला हम लंबे तरीके से करते हैं। हमें पता है ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, वो होता है इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तुम्हें पता ही है, राइट। और हमें ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो बनता है ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बना क्या, बना ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी, 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। डेट्स इट। इस सवाल को आप यहाँ पे कर लो, सिर्फ वैल्यूज़ डाल दो और आपका सवाल बन जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना, 18, सो थ्राइस ऑफ 18। सो 81 माइनस 54 इज 27, 27 इंटू 9 इज 243, तो आंसर होगा 243। क्लियर, ये हमारा सवाल हो गया, राइट। आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। अब देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो 2000 एम्प्लॉयज आर असाइंड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 15% नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर डिक्रीज्ड। ओके, फिर 10% घटते हैं और फिर 10% बढ़ जाती है। 2000 15%, यानी कि 15 टू 300, तो 1700, फिर 10% और गिरा, यानी कि 170, यानी कि 1530 हो गया, और इसमें और 10% बढ़ गया, यानी कि 153 बढ़ गया, यानी कि 1683 हो गया। सो आंसर इज 1683 एंड इट टेक्स 36 seconds टू डू द क्वेश्चन। अब इस सवाल को करने का सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट तरीका, अब मान लो सवाल है 2000 एम्प्लॉय का, तो पहले 2000 एम्प्लॉय हो गए, अगर 15% घट गए तो कितना रह गया, 85% ही रह गया, और 10% घट गया, यानी कि अब जो भी आएगा उसका 90% ही रहेगा, एंड अब बढ़ गया तो 1.1 से बढ़ गया। ओके, तो 2000 इंटू 0.185 इंटू 0.9 इंटू 1.1, इतनी की ही वैल्यू आपको निकालनी है। इतना टाइम भी आपको नहीं लगता अगर थोड़ा और बुद्धि लगाते, राइट। तो देखो जो भी ऑप्शन होगा वो 9 एज वेल एज 11 से डिविजिबल होगा। अब 9 का कंडीशन तो आपको पता है, 9 का कंडीशन क्या है कि 9 का कंडीशन है कि सम ऑफ द डिजिट्स जो होगा वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन को सम ऑफ द डिजिट्स निकालते हैं, 1 and 7 8, 8 and 8 16, 16 प्लस 6 इज 22, सिर्फ सम ऑफ द डिजिट्स करते चलो। ये लिख लो और आंसर लिखो, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन 1 और 6 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 3 इज 18, यही एक ऑप्शन है। दूसरा भी देख लेते हैं, 1 और 7 8 and 8 16, और ये हो गया 19, यानी कि यही एक ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल है। क्लियर और नॉट? तो ये था हमारा पूरा 35 क्वेश्चंस का लेखा जोखा, जिसमें एक सवाल का कुछ ऑप्शन में गलती है। चलिए कोई बात नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं, वापस हम अपने फर्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि हमने कितना टाइम लगाया और उस टाइम को हम ऐड करते हैं। तो हम थोड़ा जल्दीबाजी में ऐड करेंगे। 22 सेकेंड्स इस सवाल में, 22 प्लस 24 इज़ 46, 46 में और हम ऐड कर देते हैं 17, 63 के बाद अगले सवाल 63 प्लस 43 इज़ 106,
106 के बाद इसमें कितना आ गया 34 इज़ 140, 140 में फिर और हमने ऐड किया 19 सेकेंड्स, तो यानी कि 159, 159 में और 28 ऐड किया 187, 187 में हम 38 ऐड करते हैं तो 225, 225 में हम और ऐड कर रहे हैं 27 इज़ 252, 252 में हम 37 ऐड करते हैं 289 क्योंकि 37 सेकेंड्स है, 289 में 35 ऐड करते हैं 324, राइट, राइट, सो 324 में 29 ऐड करते हैं 353, 353 में हम 20 ऐड करते हैं 373, 373 में हम और 25 ऐड करते 398, 398 प्लस 34 इज़ 432, 432 में 30 ऐड करते 462, 30 सेकेंड्स है यहाँ पे 462, 462 में 50 ऐड किया 512, 549, 549 में 25 ऐड करते हैं हम 574, ओके, 574 में और 27 ऐड कर दिया 601 सेकेंड, 601 सेकेंड हो गए, यानी कि 601 सेकेंड, 601 में और हमने यहाँ पे कितना ऐड किया 38, सो 601 में 38 639, 639 में और 17 656, 656 में 47 703, 703, this takes 79, 782, 782 plus 24 is 806, 806 में ये हमारा टाइम वेस्ट इसने किया था तो इसको मैं ऐड करना पड़ेगा, सो इट इज़ 926, 2 मिनट लगे थे, सो 926 प्लस 29 इज़ 955, 955 में और हम ऐड करते हैं 10 सेकेंड, सो 965, 965 में 34 ऐड करते हैं तो इट इज़ होता है 999, 999 में 31 ऐड करते हैं 1030, 1030, 1030 में हम 12 ऐड करते हैं 1042, 1042 में हम और ऐड करते हैं 69, इट इज़ 1101, 1111, 1111, 1146, 1146 एंड 36 इज़ 1182, तो कुल मिला के हमें टाइम लगा 1182 सेकेंड। 1182 को अगर मैं 60 से डिवाइड दूं तो कितना होता है, वो होता है आपका 19 मिनट एंड 42 सेकेंड्स, 19 मिनट एंड 42 सेकेंड्स में हमने किए हैं अगर हमारा दिमाग सही से चलता है। इसमें वो सवाल भी है जो थोड़ी जिसका ऑप्शन गलत है, तो अगर मैं थोड़ा और आपके हिसाब से सोचूं तो 20 मिनट या 22 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 19 मिनट 42 सेकेंड्स, इसमें अगर मैं 9 मिनट और 10 सेकेंड जो पिछला वाला सवाल है वो जोड़ता हूँ, लेट्स हैव अ न्यू स्लाइड। इसमें हमने लगाया 19 मिनट 42 सेकेंड और पिछले वाले 15 सवालों में लगाया 9 मिनट एंड अराउंड 10 सेकेंड्स। तो कुल मिला के जब मैं ऐड करता हूँ तो ये होता है 8 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स, विच मीन्स अगर हम चाहें, अगर हमारा दिमाग खुला है, सब कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, तो हम इस सवाल को इस पेपर को विद इन 30 मिनट्स में कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ थोड़ी सी गलती थी, राइट, वो मैं मानता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विद इन हम 30 मिनट्स में हम सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन हमें सारे सवाल करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो आप कट ऑफ कितनी थी, कट ऑफ थी 105, तो अगर आप इस 50 सवाल में से आप अगर 25-30 सवाल भी सही से करते हैं, ये तो मैंने 50 सवाल 30 मिनट के अंदर किया है, अगर आप 30 सवाल भी करते हैं 30 मिनट में और बिना कोई गलती किए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सेकेंड फेज़ में जाने से कोई रोक सकता है। ये था मेरा सेशन, बोथ द सेशंस, आप ध्यान से देखिए, हमने डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया है कि हम सारे सवालों को विद इन 30 मिनट्स कर सकते हैं अगर हमारा सब कुछ दिमाग खुला है तो,
राइट, लेकिन हमें सारे सवाल करने की ज़रूरत है, हमें सवालों को केयरफुली चूज़ करना है। अब आप देख लीजिए अब आप देख लीजिएगा दोनों सेक्शन में कि जिस सवाल में अराउंड 60 से 65 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको हटा दो, और उसके बाद देखो कितना टाइम लग रहा है। इट विल टेक हार्डली 20 से 25 मिनट्स टू सॉल्व 30 से 35 क्वेश्चन। तो और आपको 35 क्वेश्चन में अगर आप कर लेते हैं विद इन 20 से 25 मिनट्स, तो आप बाकी सेक्शन में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। 35 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं विद इन 20 टू 25 मिनट्स, तो आप बाकी सेक्शन में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये था मेरा सेशन ऑन दिस पार्ट। आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए प्लीज़ पॉज करके हर सवाल का सॉल्यूशन देखिए, जो मैंने शॉर्टकट अपनाई वो देखिए, और हम मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे बाकी लिंक्स हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड विजिट माई वेबसाइट विच इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।